विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे टॉलेमी की। रोमन जोग्राफर्स पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने स्ट्रैबो डिस्कस किया, स्ट्रैबो के योगदान की बात की। अब दूसरे जो प्रमुख रोमन जोग्राफर हुए हैं जिनका भौगोलिक चिंतन में और भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है, वो हैं टॉलेमी। टॉलेमी बेसिकली एस्ट्रोनॉमर थे और गणितज्ञ थे। खगोल शास्त्र और गणितीय भूगोल में इनका सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक योगदान माना जा सकता है। और इन्होंने जो भी रचनाएं, जो भी अपना अध्ययन रखा विश्व के समक्ष, वो आगे के टेरा कॉग्निटा को, जिसको कि इन्होंने कहा अज्ञात विश्व के लिए इन्होंने ये शब्द प्रस्तुत किया। टेरा कॉग्निटा के बारे में आगे की जानकारियां प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान, इनके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र, इनके द्वारा प्रस्तुत विवरण, ये सब प्रेरणा स्रोत और आधार बने। ये इनका योगदान भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से याद किया जाता है। जहाँ तक खगोल शास्त्र में इनके मत की बात है, तो इनका भी अरस्तु के समान ही यही मत था कि पृथ्वी स्फीयर है, पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और समस्त जो नक्षत्र हैं वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, गोलाकार या अंडाकार पाथ पर। 17वीं शताब्दी में, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोपरनिकस के आने तक भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में यही अवधारणा प्रचलित थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य नक्षत्र पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसी बात को टॉलेमी ने भी स्वीकारा। टॉलेमी ने कुल 8 ग्रंथ लिखे, जिसमें से 6 ग्रंथ पूरी तरीके से खगोल शास्त्र को डेडिकेटेड हैं। इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थितियां लिखी, तालिकाएं दी, बहुत सारी सारणियां दी। विश्व के जितने ज्ञात प्रदेश थे, उन ज्ञात प्रदेशों के अक्षांश और देशांतरों के आधार पर जो लोकेशंस थे, उनको निर्धारित करने के लिए जो सारणियां इन्होंने बनाई, उस सारे टेबुलेशन को इन्होंने इन अपने 6 बुक्स में, अपनी जो 6 किताबें हैं, इनमें समाहित किया, इनमें समन्वित किया। तो 6 किताबें इनकी पूरी तरीके से गणित और खगोल शास्त्र से रिलेटेड जो सारणियां और तालिकाएं हैं उनको समर्पित रही। दूसरी जो 2 किताबें हैं वो इनकी भौगोलिक चिंतन या भूगोल के ज्ञान में भूगोल के ज्ञान को और समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। इसमें पहली किताब थी अल्माजेस्ट। ये किताब जो टॉलेमी की थी, ये पूरी तरीके से खगोल शास्त्र और गणितीय भूगोल को समर्पित थी। इन्होंने कोशिश की कि खगोल शास्त्र के संदर्भ में जो भी समस्याएं मनुष्य के सामने हैं, समस्याएं का मतलब है कि जो भी जिज्ञासाएं थी कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का विस्तार कैसा है, पृथ्वी पर किन्हीं क्षेत्रों की अवस्थितियां कैसी हैं, उन सबका हल ढूंढने का प्रयास इन्होंने अल्माजेस्ट में किया है। टॉलेमी का योगदान इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि खगोल शास्त्र के संदर्भ में इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना फिर से की। हालांकि इरेटोस्थनीज जितना करीब ये पृथ्वी की वास्तविक परिधि के नाप के नहीं पहुंच पाए, लेकिन इन्होंने इसका प्रयास किया। फिर इन्होंने जितनी भी बसी हुई पृथ्वी है, मतलब जो ज्ञात विश्व है और ज्ञात विश्व के साथ जो हैबिटेबल वर्ल्ड है, जिसमें मानव निवास करता है, उस हैबिटेबल वर्ल्ड के विस्तार की भी चर्चा इन्होंने की। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को बनाने का बहुत सफल प्रयास इन्होंने किया। प्रक्षेपों की रचना इन्होंने की और इसके अलावा विश्व के जितने भी भाग थे, जितने भी ज्ञात विश्व के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों की विशेषताओं का, या वापस से मैं कहूँगी कि उनके भौगोलिक चरित्र को पूरी तरीके से निरूपित करने का काम इन्होंने किया। तो ये योगदान इनका खगोल शास्त्र में और साथ ही संपूर्ण भूगोल के क्षेत्र में माना जा सकता है। टॉलेमी के एक और बात को बार बार व्याख्यायित किया जाता है, या बार बार जब भी हम भूगोल के क्षेत्र में उनके योगदान की बात करते हैं तो ये बात कही जाती है कि टॉलेमी ये कहते थे कि ज्योग्राफी इज द साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र कला से संबंध रखता है। इसका मतलब वे ये मानते थे कि मानचित्र कला भूगोल की आत्मा है। जब तक हम विश्व में व्याप्त विभिन्न क्षेत्रों की लोकेशंस को निर्धारित नहीं करते हैं, जब तक हम उनका एक्यूरेसी के साथ, पूरी शुद्धता के साथ मानचित्रीकरण नहीं करते, तब तक भूगोल का ज्ञान अपने आप में अधूरा है। और ये सच है। जैसे कि हम भूगोल की एक आम परिभाषा की बात करते हैं, भूगोल, जियो प्लस ग्राफी, कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल है, तो पृथ्वी के वर्णन का मतलब है कि पृथ्वी का वर्णन और साथ साथ पृथ्वी का निरूपण भी। जब तक हम चित्रण नहीं करेंगे तब तक वो वर्णन बहुत ज़्यादा सफल रूप से सामने वाले तक नहीं पहुंच सकता। तो मानचित्र कला को इन्होंने भूगोल की आत्मा माना, बल्कि भूगोल को मानचित्र कला की ही
का ही विज्ञान माना, कि ही साइंस माना। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते क्या है, बल्कि हमें नज़र आता है कि टॉलमी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक तो खगोल शास्त्र पर था और दूसरा मैप मेकिंग पर था। कार्टोग्राफी में इनके योगदान को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इन्होंने वर्ल्ड मैप की रचना की और काफ़ी हद तक उसमें शुद्धता लाने की चेष्टा भी की। इनसे पूर्ववर्ती जो मैप्स थे, जो वर्ल्ड मैप्स थे, उनसे बेहतर वर्ल्ड मैप इन्होंने बनाने का प्रयास किया। आपको सब पुस्तकों में मिल जाएंगे। हम इसकी चर्चा, अगर आपको डायग्राम नहीं मिलते हैं तो मैं आपको स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इसको शेयर कर लूँगी। अभी हम चर्चा कर लें इन सारी चीज़ों के बाद। तो इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, हम कह सकते हैं, जो भी इनका मूल लक्ष्य था भूगोल के अध्ययन का, वो ये था टू रीफॉर्म द वर्ल्ड मैप। मतलब विश्व का जो मौजूद मानचित्र था इनके समय में, उस मानचित्र को संशोधित करके उसे अधिक शुद्धता के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना इनके भौगोलिक ज्ञान का, इनके भौगोलिक अनुसंधान का उद्देश्य था। और इस उद्देश्य में ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, इन्होंने जहाँ पृथ्वी के विस्तार, पृथ्वी की परिधि, इन सब बातों की चर्चा की, इन सब बातों पर अपने अनुसंधान की। इसके अलावा इन्होंने भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की रचना करने के साथ साथ क्लाइमेटिक जोन्स को डिमार्केट करने का प्रयास किया। इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि जैसे जैसे अक्षांशों के लोकेशंस में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान की परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। और तापमान की परिस्थितियाँ जो है वो ओवरऑल जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विश्व को बांटने का प्रयास किया और वो जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो इन्होंने भी डिमार्केट किए, जैसे कि इनसे पूर्ववर्ती जोग्राफर्स भी कर चुके थे। एराटोस्थनीज ने किए, हिपार्कस ने किए, स्ट्रैबो ने किए, टॉलेमी ने भी किए। इसके अलावा इन्होंने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मैप मेकिंग के दौरान उसका जब मानचित्र इन्होंने बनाने का प्रयास किया, तो इस दौरान इन्होंने ये भी उसमें अंकित किया कि गंगा की खाड़ी कहाँ है। गंगा की खाड़ी, इसका मतलब ये गंगा के मैदान तक इनकी दृष्टि पहुंच गई थी। इन्होंने ये जान लिया था कि यहाँ पर एक क्षेत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन यूरोप से और एशिया से थोड़ा सा दक्षिण की ओर आके इन्होंने गंगा की खाड़ी तक का क्षेत्र अध्ययन किया और वहाँ का उसका जो अंकन है वो इनके मानचित्र में मिलता है। गंगा की खाड़ी जिसको इन्होंने कहा, वो आज हम जिसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ तक ये पहुँच गए थे, इनकी दृष्टि पहुँच गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान टॉलेमी का भूगोल के क्षेत्र में माना जा सकता है। फिर विश्व का मानचित्र जो टॉलेमी ने प्रस्तुत किया, ये तो सच है कि वर्तमान में हम जो मानचित्र यूज़ करते हैं उससे तुलना की जाए तो कहीं उसमें अशुद्धियाँ रही थी, क्योंकि उस समय की तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी समृद्ध नहीं थी, उस समय का विज्ञान इतना समृद्ध नहीं था। और जो डेटा अवेलेबिलिटी थी, जो आंकड़े, जो सूचनाएं उनके पास अवेलेबल थी, अपने पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा प्रस्तुत जो ग्रंथ अवेलेबल थे, जो भी उस समय तक के जो रिसर्च थे, वो जो अवेलेबल थे, वो उतने एक्यूरेट नहीं थे। वो दूरियां, वो परिस्थितियां, वो अवस्थितियां, वो सब उतनी शुद्धता के साथ प्राप्त नहीं थी। इसलिए इनके मानचित्र में थोड़ी बहुत गलतियां दिखती हैं। जैसे कि एक गलती दिखती है कि इन्होंने लैंड हेमिस्फीयर, जो स्थल गोलार्ध है, उसका विस्तार ज़्यादा दिखाया है। स्थल गोलार्ध से आप बात अगर समझें तो हम मोटे तौर पर पृथ्वी को जब दो गोलार्धों में बांटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में जल का विस्तार ज़्यादा है। इन्होंने स्थल गोलार्ध के विस्तार को वास्तविक विस्तार से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। ये इनकी एक गलती मानी जा सकती है। उसका एक कारण ये भी है कि एशिया, अफ्रीका के बहुत दक्षिणवर्ती क्षेत्रों तक तो इनकी नज़र पहुँची ही नहीं थी। एशिया और अफ्रीका के सिर्फ उत्तरी भागों तक, यहाँ इजिप्ट और यहाँ गंगा की खाड़ी, भारत का जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, बस वहाँ तक ही इनकी नज़र पहुँची थी। वहाँ तक का ही ज्ञात विश्व था। उससे दक्षिण की ओर जाने पर जहाँ जल का अगाध विस्तार मिलता है, वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाए थे। इसलिए ये त्रुटि इनकी मैप में रह जाती है। फिर इसके अलावा इन्होंने काले सागर और अजोव सागर को भी थोड़ा सा विकृत स्वरूप में दिखाया है। एक और गलती पॉइंट आउट की जाती है विद्वानों द्वारा इनके मानचित्र में, वो ये कि इन्होंने कैस्पियन सागर को एक आंतरिक झील के रूप में दिखाया। दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका को भी इन्होंने संबद्ध दिखाते हुए, कनेक्टेड करते हुए, इन्होंने इंडियन ओशन को, जो हिंद महासागर है, उसको भी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ महासागरीय क्षेत्र दिखाया था। बल्कि महासागर ही नहीं माना था, सागरीय क्षेत्र दिखाया था। तो ये गलतियां इनके मानचित्र में यद्यपि दिखती हैं, पर उस समय के जो सीमित संसाधन थे, जो सीमित सुविधाएं थी और जो सीमित ज्ञान और आंकड़ों की उपलब्धता थी, उस आधार पर हम इन
गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं। और ये सच है कि इनके द्वारा प्रस्तुत प्रक्षेपीय और अक्षांश देशांतरों के जाल के आधार पर जो विश्व मानचित्र बनाया गया वो अपने आप में विश्व संबंधी जो भी आगे की जो भी कार्टोग्राफिक टेक्निक्स का जो डेवलपमेंट हुआ और जो ज्योग्राफिकल ज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के रूप में स्थापित है। और हम टॉलेमी के ज्ञान को, टॉलेमी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए टॉलेमी को स्पेशली मैप मेकिंग, स्पेशली कार्टोग्राफी के क्षेत्र में, क्योंकि ये गणितज्ञ थे तो गणितीय आधारों पर इन्होंने मैप मेकिंग की थी, तो उस रूप में इनको भूगोल के क्षेत्र में सदैव याद रखा जाएगा। ये तो हुआ स्ट्रैबो और टॉलेमी का एक चैप्टर, जिसमें कि हमने बात की कि रोमन ज्योग्राफर्स का योगदान क्या रहा। अब रोमन ज्योग्राफर्स में पोपोनियस मेला एक आखिरी ज्योग्राफर के रूप में स्थापित है, जिनका समय 335 से 391 एडी के बीच माना जाता है। ये लास्ट ज्योग्राफर और हिस्टोरियन थे रोमन साम्राज्य के। इन्होंने ज्योग्राफी को, जिन्होंने की ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंट माना, जिनको हम ज्योग्राफर कह सकते हैं, जिन्होंने ज्योग्राफिकल स्टडीज़ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया। और लेकिन ये भी सच है कि उनके कोई बहुत इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं रहे भूगोल के क्षेत्र में। टॉलेमी द्वारा प्रस्तुत जो भी प्रकाशन थे या स्ट्रैबो के कुछ जो प्रकाशन थे, उन्हीं को इन्होंने अपने अध्ययन का आधार बनाकर कुल मिला के उन्हीं को स्वीकृति दी, उन्हीं को थोड़ी सी हेरफेर के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। अब इनके बाद धीरे धीरे भूगोल के चिंतन में अंध युग का आगमन होता है, जिसको हम डार्क एज, डार्क पीरियड ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, डार्क पीरियड ऑफ नॉलेज कहते हैं, क्योंकि ये समय वो था जब रोमन साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन होने लगा था। हम कह सकते हैं कि टॉलेमी का समय सर्वश्रेष्ठ था भौगोलिक चिंतन के संदर्भ में, एज फार एज रोमन ज्योग्राफर्स आर कंसर्न, या उस समय तक का जो भौगोलिक चिंतन था, जो भौगोलिक ज्ञान था, सो टॉलेमी तक का समय बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ये सारी जो जानकारियां हैं, ये सारा जो ज्ञान है, ये धूमिल होता चला गया। ज्योग्राफिकल नॉलेज धीरे धीरे खत्म होती चली गई। रोमन साम्राज्य के साथ के पतन के साथ जो यूरोपियन क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता आई, उस अस्थिरता के साथ खोज की प्रवृत्ति, एक्सप्लोरेशन की प्रवृत्ति बाधित हुई। साहित्य, विज्ञान, सब कुछ धीरे धीरे धूमिल होता चला गया और विज्ञान की जगह धर्म ने ले ली। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, हम उस चर्चा पर नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लॉजिक, तर्क और विज्ञान की जगह धर्म ने ले ली, और धर्म ने बहुत ज़्यादा धर्म के साथ, धर्म के धार्मिक मान्यताओं के साथ हमेशा लॉजिक की बात नहीं होती है। चर्च की जो भी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को सर्वसाधारण द्वारा भी स्वीकारा जाने लगा, शासकों द्वारा भी स्वीकारा जाने लगा। चर्च डोमिनेट करने लगा और धार्मिक मान्यताएं, जो पोप और पादरी जो बातें कहते थे, उन्हीं बातों को स्वीकारा जाने लगा, जिसके पीछे किसी लॉजिक, किसी विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। पूर्ववर्ती जितने भी अध्ययन हुए थे, उन सब को भी साइड लाइन कर दिया गया, उनकी चर्चा नहीं की जाने लगी, उनको आगे के अध्ययन का आधार नहीं बनाया गया, और पूरी तरीके से विश्व पे तो नहीं, ये कहना चाहिए कि यूरोपियन जितना भी ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र था, उस पर चर्च हावी हो गया। हालांकि ये सच है कि दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, चीन, इन जगहों पर पैरेलल रूप से, समानांतर रूप से ज्ञान विज्ञान विकसित हो रहे थे। लेकिन अभी हम उसकी बात हम पैरेलल रूप से बाद में करेंगे। लेकिन जो यूरोपियन क्षेत्र था, जहाँ पहले ग्रीक ज्योग्राफर्स इतने प्रोमिनेंट थे, उसके बाद रोमन ज्योग्राफर्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है, वहाँ डार्क एज आ गई। नॉलेज जो है वो धीरे धीरे धूमिल होती चली गई, अंध युग आ गया। अब टॉलेमी के प्रकाशनों के बाद लगभग 500 वर्षों तक, हम कह सकते हैं कि 200 से 700 एडी के बीच में सारा जटिलताओं और उथल पुथल का समय रहा, जहां ज्ञान विज्ञान पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर से ये माना जाने लगा कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, समतल है, और यरूशलेम जो उनका धार्मिक केंद्र था वो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, और यहूदी जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, और चर्च जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। चर्च की मान्यताएं सर्वश्रेष्ठ हैं, कहीं ज्ञान विज्ञान का स्थान नहीं था। ये समय भौगोलिक चिंतन की दृष्टि से बहुत दुखद समय माना जाता है, जिसको हम अंध युग कहते हैं। और ये अंध युग का विस्तार जो है ये रहा जब तक कि इस्लाम का आगमन नहीं हुआ।
क्योंकि चर्च की मान्यताओं को चुनौती देने वाली कोई चीज़, कोई तथ्य, कोई प्रवृत्ति इस समय में इस पूरे क्षेत्र में नहीं थी। इस वजह से चर्च की मान्यताएं, जो भी धार्मिक मान्यताएं थी, वो हावी होती चली गईं। विज्ञान साइड हो गया, भौगोलिक चिंतन की दृष्टि से अंध युग कहलाया ये। और बहुत बाद में जब इस्लाम का आगमन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे विश्व की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली, सामाजिक परिस्थितियाँ बदली। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था, और तब चिंतन का स्वरूप बदला। आज हम इतनी ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम आगे भौगोलिक चिंतन का विकास किस दिशा में अग्रसर हुआ उसकी बात करेंगे। थैंक यू। एक चीज़ और, आप लोग चाहें तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको कुछ थोड़ा सा मटेरियल दे दूँगी कि आप इसे पढ़ सकें। मुझे नहीं लगता कि अभी हम वीडियो में बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे। हम इसको आपको मैं अगर आपको किताबों में नहीं मिल पाता है तो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, जिसके आधार पर आप अपने जो नोट्स हैं उनको तैयार कर सकें। थैंक यू।